गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में। और लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ये एनसीईआरटी के स्टार्टिंग में ही दिया हुआ था, लेकिन कई जगह पर मोल वगैरह का कंसेप्ट, नंबर ऑफ एटम का कंसेप्ट यूज किया है, तो हमें लगा कि स्टूडेंट को यहाँ बताना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। और इस जगह पर भी हम अभी आपको बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इसमें मत उठो, इसका डिफरेंशिएशन याद रखो, एक एग्जाम्पल यानी कि जो मेन कंसेप्ट है उसको समझने की कोशिश करो। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में कई है: लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, गैलो-सेक्स लॉ एंड अवोगाड्रोस लॉ, यानी कि इतने के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में फर्स्ट लॉ के बारे में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कंजर्वेशन टर्म ये फिजिक्स में ही पढ़ा होंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये टर्म यूज हुआ होगा। उसी तरह से यहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। ये बताता है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। यदि केमिकल रिएक्शन में नए मास का ना तो फॉर्मेशन होता है और ना तो पहले से बने हुए या पहले से जो अवेलेबल अमाउंट है मास हैं उनका नुकसान होता है। यानी पूरे केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट का जो टोटल मास होगा वही मास केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट का भी होगा। तो डिफरेंशिएशन आप याद रखें, कंजर्वेशन यानी कि रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास केमिकल रिएक्शन में हमेशा इक्वल होता है। एक एग्जांपल से लेकर के चलते हैं। जैसे हम लोग पढ़े हैं कार्बन bonds in the presence of oxygen to give carbon dioxide CO2। कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, ग्राम एटॉमिक मास 12 ग्राम हो गया। ऑक्सीजन का निकालेंगे तो 16 × 2 ये 32 ग्राम हो गया। और कार्बन डाइऑक्साइड का निकालेंगे तो 12 + 16 × 2 ये वैल्यू 44 ग्राम हो जाएगा। अब इसके बाद रिएक्टेंट का टोटल मास निकाल लेते हैं। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट में कार्बन भी और ऑक्सीजन भी है, 12 + 32 ये वैल्यू हो गया 44 ग्राम। टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट का टोटल मास निकालना है तो प्रोडक्ट में तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड है, इट इज इक्वल टू 44 ग्राम। देखो टोटल रिएक्टेंट का मास 44 ग्राम, टोटल प्रोडक्ट का मास 44 ग्राम। तो इन दोनों को अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, और इसी को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहा जाता है। यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, किसी भी केमिकल रिएक्शन, अभी तक जितना आप केमिकल रिएक्शन पढ़े हो किसी को भी जोड़ दो, हम लोग वैलेंसिन वगैरह भी सीखे हैं उसमें से भी किसी को भी जोड़ दो, तो रिएक्टेंट साइड का टोटल मास और प्रोडक्ट साइड का टोटल मास हमेशा बराबर होता है, और इसी को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहा जाता है। तो आपके काम के लिए क्या है, डेफिनेशन आप याद रखिए और एक एग्जांपल है। कोई जरूरी नहीं है आप कोई भी बैलेंस जो होना चाहिए तभी वो बराबर होगा, अगर अनबैलेंस्ड रहा तो वो बराबर नहीं होगा। कैल्शियम कार्बोनेट इट गिव्स CaO + CO2, तो कैल्शियम कार्बोनेट का निकालेंगे तो वहां पर आ जाएगा वैल्यू आपका 100 ग्राम। कैल्शियम ऑक्साइड का वैल्यू निकालोगे तो वो 56 हो जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड का 44, तो 56 + 44 यानी 100 ग्राम प्रोडक्ट में भी आ गया। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से रिलेटेड था। एग्जांपल को यहाँ से नोट कर लीजिएगा, और डिफिनेशन आपका PDF में हम सेंड कर चुके हैं, तो इसको कॉपी कर लीजिएगा। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में अभी हम लोग जस्ट कंप्लीट किए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसके सेकंड वाले पार्ट पर, सेकंड लॉ के बारे में, जिन्हें लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी कहा जाता है। ये लॉ ऑफ डेफिनिट या कांस्टेंट क्या बताता है, ये बताता है व्हेन एटम्स ऑफ
two different elements combine to form a compound, then the ratio of mass of these elements are always in definite or constant proportion. यानी अगर दो एलिमेंट कंबाइन कर किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं तो उस कंपाउंड में उस कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट के एटॉमिक मास ऑफ एटम हमेशा एक डिफरेंट प्रोपोर्शन में होगा, वो फिक्स होगा। ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता है ये कंपाउंड का सोर्स कौन सा था या फिर ये कंपाउंड का प्रिपरेशन किस तरीके से किया गया। एक एग्जांपल से समझाते हैं आपको। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर चलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द कंबशन ऑफ कार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो C+O2 इट गिव्स CO2। कार्बन डाइऑक्साइड और भी बनाया जा सकता है लाइमस्टोन के डिकम्पोजिशन से। कैल्शियम कार्बोनेट को जब डिकम्पोज करेंगे देन इट गिव कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो देख रहे हो कि यहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड है और यहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड है। अब डिफरेंट प्रोपोर्शन क्या बताता है कि इस कार्बन डाइऑक्साइड और इस कार्बन डाइऑक्साइड इन दोनों जगह पर कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होगा, डिफरेंट होगा, जबकि इनके सोर्स अलग अलग है। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स कार्बन और ऑक्सीजन है, जबकि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स लाइमस्टोन है। निकालते हैं इनका रेशियो। इस कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का रेशियो हो गया 12 और ऑक्सीजन 16 इंटू 2 यानी लिख सकते हैं इसे 12:32 और इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 4 से अगर करें तो 3:8 आ जाएगा। इस वाले पार्ट में कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। यहां भी कार्बन 12, ऑक्सीजन 16 इंटू 2 12:32। तो ये रेशियो हो जाएगा 3:8। तो यहां पर भी ये वैल्यू 3:8 आएगा। फिर से अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कांस्टेंट और डिफरेंट प्रोपोर्शन when atoms of two different elements combine to form a compound, carbon and oxygen combine to form carbon dioxide, then the ratio of mass of carbon and oxygen in carbon dioxide is always in different proportion. यह हमेशा 3:8 के फॉर्म में होगा। It not depends on the source of this compound, यानी कि कंपाउंड आया कहाँ से, उसके सोर्स क्या है, उस पर डिपेंड नहीं करता है। and it not depends on the method of its preparation, और ये इस बात पर भी डिपेंड नहीं करता है कि इन्हें बनाया कैसे गया है, हीट किया गया है, एसिड डाला गया है, डिकम्पोज कराया गया है, उन पर डिपेंड नहीं करता है। फिर से एक बात बता रहे हैं, इसमें उलझना नहीं है आपको। ये तो हमेशा सिंपल अगर तरीके से, क्योंकि यहाँ तक पढ़ चुके हैं तो आपको लगेगा कि जब फार्मूला सेम है तो रेशियो तो सेम रहेगा ही रहेगा। हाँ बिल्कुल रहेगा। तो ये स्टार्टिंग में जो लॉ आया था वो स्टार्टिंग में आया था, यानी कि जिसके बाद में फिर बाकी एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, ये सभी परसेंटेज, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये सभी निकलते चले गए और वो सारा जानकारी आपके पास में है। तो डिफिनेशन और एग्जांपल इसके ऊपर में याद रखो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बताता है? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का मास हमेशा बराबर होगा, यानी केमिकल रिएक्शन में वो कंज्यूम नहीं होते हैं और ना ही क्रिएट होते हैं। लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन क्या बताता है? दो एलिमेंट के एटम कंबाइन कर अगर किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं तो उस कंबाइनिंग एटम के मास का रेशियो हमेशा एक डिफरेंट प्रोपोर्शन में होगा। ये इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि उनका सोर्स क्या है या उनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है। इसको भी आप नोट कर लीजिए। अब लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन के थर्ड वाले पार्ट पर आते हैं। इन्हें लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहा जाता है। ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या बताता है? यह बताता है when atoms of two different elements combine to form two different compounds, then the ratio of an element in these compounds are always in simple multiple form. यानी दो अलग अलग एलिमेंट के एटम कंबाइन कर अगर दो अलग अलग कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं तो इन दोनों कंपाउंड में किसी एक एलिमेंट के मास का रेशियो हमेशा सिंपल मल्टीपल होगा। सिंपल मल्टीपल करने का मतलब मे बी 1:1, 1:2, 2:4 इस तरीके से होगा।
एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर भी। आप नाम सुने होंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड और वाटर का। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फार्मूला होता है H2O और वाटर का फार्मूला होता है H2O। इन दोनों जगह पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं और कंबाइन कर फॉर्मेशन करते हैं। तो हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी ले सकते हैं, या तो फिर आप कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी ले सकते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड का फार्मूला CO एंड कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला CO2 ले सकते हैं। अगर मान लिया कि कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड है, कार्बन कंबाइंड विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, इक्वेशन ये बैलेंस है। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो आ गया 12:16 × 2, 12:32, या इसी को हम लोग 3:8 भी लिख सकते हैं। दूसरा, अगर कार्बन पार्शियली बॉन्ड करता है ऑक्सीजन से, देन इट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड 2CO। इक्वेशन अगर बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 लगाना होगा। अब इस जगह पर रेशियो निकालोगे तो ये कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का 16, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो ये 2 इसे भी मल्टीप्लाई कर देगा और इसे, यानी यहां आ जाएगा 2 × 12 is 2 × 16। फिर से देखो, क्यों इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहां पर ये 2 मोल लगा हुआ है, तो ये वैल्यू आ गया 24 is 2, 16 2 जा 32। आप देखते हैं 8 से ये दोनों डिविजिबल है, तो ये वैल्यू आ जाएगा 3:4। ये रेशियो निकला कार्बन और ऑक्सीजन का। यानी इन कार्बन डाइऑक्साइड द रेशियो ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन इज 3:8 एंड इन कार्बन मोनोऑक्साइड द रेशियो ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन इज 3:4। अगर ये 2 नहीं भी दिया रहता तब उस कंडीशन में ये वैल्यू आ जाता 12:16 और फिर भी वो वैल्यू 3:4 ही होता। 12:16 का भी रेशियो निकालोगे तो भी 3:4 ही होगा। क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सेम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये 2 और 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब एक एक करके इन दोनों एलिमेंट के बारे में, जैसे सबसे पहले कार्बन का रेशियो निकालते हैं। कार्बन का रेशियो इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड इन कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो तो कार्बन डाइऑक्साइड में कितना दिया होगा 3, तो यहाँ 3 लिख दी। कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन कितना है 3, तो 3:3, इसी को हम लोग लिख सकते हैं 1:1। ये सिंपलेस्ट रेशियो है वैल्यू। उसी तरीके से अगर हम लोग ऑक्सीजन का निकालें, फॉर ऑक्सीजन कहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में देखो इसका वैल्यू कितना है 8 और कार्बन मोनोऑक्साइड में इसका वैल्यू कितना है 4। तो 8:4 किए, ये वैल्यू हो जाएगा 2:1। तो लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन के बाद में जो हम लोग लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं, वहां ये बताया कि द रेशियो ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इज 1:1 एंड द रेशियो ऑफ ऑक्सीजन मास का रेशियो, द रेशियो ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इज 2:1। इट मींस दीज आर इन सिंपल मल्टीपल फॉर्म और इसी को मल्टीपल प्रोपोर्शन कहा जाता है। तो अब 3 कंप्लीट कर लें, कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन और ये था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब हम लोग 4th लॉ पर आते हैं। इसे गैलुसेक्स लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम कहा जाता है। गैलुसेक्स लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम बताता है व्हेन गैसेस कंबाइन और प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, यानी कि 2 या 2 से अधिक गैसेस एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं या किसी केमिकल रिएक्शन में वो बन रहे होते हैं, देन द रेशियो ऑफ दीज गैसेस आर ऑलवेज इन सिंपल मल्टीपल फॉर्म और ऑलवेज इन सिंपलेस्ट रेशियो। ये हमेशा एक सिंपलेस्ट रेशियो को फॉलो करता है। एक एग्जांपल से लेते हैं। आपको याद होगा हाइड्रोजन बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, H2 burns in the presence of oxygen to form H2O, वाटर का फॉर्मेशन करता है। इस इक्वेशन को अगर बैलेंस करेंगे तो ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 1 है,
तो इस जगह पर 2 डालना होगा, हाइड्रोजन 4 हो गया, ये हर 2 डालना होगा। अब करें कि अगर ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन कर वाटर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर गैस है, वाटर वेपर के फॉर्म में अगर रहा तो इसे गैसियस स्टेट में माना जाएगा। अगर लिक्विड फॉर्म में है, जैसे वाटर नॉर्मल करते हैं, वैसे जनरली आप एक बात ये भी ध्यान रखोगे कि अगर किसी के कंबशन के दौरान वाटर बन रहा है, H2O बन रहा है, तो वेपर फॉर्म नहीं होता है, गैसेस स्टेट में होता है। जैसे आप एलपीजी यूज करते हैं, तो एलपीजी हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल है। घर में आपके किचन में एलपीजी का यूज किया जाता है खाना बनाने के लिए, तो वहां एलपीजी यानी कि हाइड्रोकार्बन का जब कंबशन करा रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, लेकिन वाटर जो यहाँ बन रहा है ये भी गैसेस फॉर्म में ही है। अगर ये लिक्विड फॉर्म में होता, तो आप इमेजिन करो कि अगर ये लिक्विड बन रहा, तो जब जब आप एलपीजी जलाते तब तक आपको किचन में पूरा पानी पानी नजर आता, यानी कंबशन के बाद में H2O बनता है, लेकिन वहां पानी आपको नहीं दिखता है, बिल्कुल ड्राई होता है, क्योंकि जो H2O बन रहा है वो वेपर फेज में बन रहा है। तो वेपर भी हो सकता है। यहाँ इनके नंबर ऑफ मोल्स के बारे में बात करते हैं। जैसे आप देखो इसका नंबर ऑफ मोल, हाइड्रोजन का कितना मोल रिएक्ट कर रहा है, यहाँ इसका 2 मोल हो गया। ऑक्सीजन के कितने मोल रिएक्ट कर रहे हैं, 1 मोल रिएक्ट कर रहा है। इनका कितना मोल, 2 मोल। H2O को भी गैस मान करके चल रहे हैं। अब आप याद करो, कैलकुलेशन हम लोग पढ़े, इसलिए आपको बताया कि इसको लास्ट में बताएंगे तो समझाना ज्यादा आसान होगा। बताएं कि 1 मोल किसी भी गैसेस कंपोनेंट का वॉल्यूम STP पर 22.4 लीटर होता है। तो अगर हम लोग इसको STP कंसीडर कर लें, तो एट STP तो इनका वॉल्यूम हो जाएगा 2 × 22.4। ये 1 मोल है, तो ये 22.4 लीटर। ये 2 मोल है, तो 2 × 22.4 लीटर। अब किसी का भी आप रेशियो निकाल लीजिए। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो निकालते हैं, तो देखो तो यहां हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है, 2 × 22.4 इस टू ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम दिया हुआ है, 22.4। ये तो दोनों कैंसिल हो गया, यानी किस रेशियो में चला आया, 2:1 रेशियो। यानी कि वाटर के समय में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में 2:1 के फॉर्म में जुड़े। अगर हाइड्रोजन का आप 100 मिलीलीटर लेते हैं, तो इसका 50 मिलीलीटर होगा। अगर इसका 200 मिलीलीटर लेते हैं, तो इनका 100 मिलीलीटर होगा। यानी कि इस तरीके से फॉलो करते हैं। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का होगा। अगर आप हाइड्रोजन और वाटर का रेशियो निकालते हैं, हाइड्रोजन एंड वाटर वेपर का रेशियो निकालते हैं, तो हाइड्रोजन का वैल्यू आ गया 2 × 22.4 is to 2 × 22.4। अब देखो दोनों वैल्यू कट जाएगा, तो इनका रेशियो कितना आ गया, 1:1। तो यहाँ ये 2:1 है, ये भी सिंपलेस्ट रेशियो है। यहाँ 1:1 है, ये भी सिंपलेस्ट रेशियो है। उसी तरह से ऑक्सीजन और वाटर को अगर कंपेयर करते हैं, O2 एंड H2O, O2 का ये वैल्यू आया है 22.4 और इनका रेशियो है 2 × 22.4, यानी ये वैल्यू आ जाएगा 1:2। ये भी सिंपलेस्ट रेशियो के फॉर्म में ही आया। ये था गैलुसेक्स लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम, जो बताता है कि गैस जब कंबाइन करते हैं एक दूसरे के साथ में या केमिकल रिएक्शन में बनते हैं, तो उनका वॉल्यूम हमेशा एक सिंपलेस्ट रेशियो को फॉलो करता है। ये गैलुसेक्स लॉ ऑफ गैसेस, इनको भी आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग एवोगाड्रोस लॉ की तरफ बढ़ते हैं। एवोगाड्रोस लॉ बताता है अंडर सर्टेन टेम्परेचर एंड प्रेशर the equal volume of gases contain equal number of molecules। यानी कि अलग अलग गैस जिनका वॉल्यूम सेम है, तो अंडर सर्टेन टेम्परेचर एंड प्रेशर उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। यानी अगर 100 मिलीलीटर आप हाइड्रोजन लेते हो, 100 मिलीलीटर आप ऑक्सीजन लेते हो, तो एक पार्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पर 100 मिलीलीटर हाइड्रोजन में जितने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल होंगे, 100 मिलीलीटर
ऑक्सीजन में भी ऑक्सीजन के उतने ही मॉलिक्यूल होंगे। ये अवोगाड्रोस लॉ बताता है। इसे भी एक एग्जांपल से समझते हैं। तो सेम एग्जांपल जो अभी हम लोग डिस्कस किए, 2H2 प्लस O2 इट गिव 2H2। यहां पर भी वाटर को हम लोग वाटर वेपर लेकर के चलते हैं। तो यहां देखो ये हाइड्रोजन का नंबर ऑफ मोल 2 है, इनका भी नंबर ऑफ मोल 2 है, इन दोनों का नंबर सेम है, वॉल्यूम सेम होगा। तो अगर इससे हम लोग कंसीडर करें तो यहां इनका 2 मोल आ गया, यहां भी इसका 2 मोल आ गया। अगर हम लोग एसटीपी कंसीडर करें या किसी भी, बाकी तो ये कंसेप्ट क्लियर होगा स्टेट्स ऑफ मैटर में, तो एसटीपी इनका वॉल्यूम आ जाएगा 2 × 22.4 लीटर। और इसका कंसीडर करेंगे तो ये भी वैल्यू आएगा 2 × 22.4 लीटर। तो यहां आप देख रहे हो इस इन दोनों का वॉल्यूम यानी कि हाइड्रोजन का और वाटर वेपर का दोनों का सेम है। अब इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर आते हैं। तो थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ आप। देखो यहाँ इनका नंबर ऑफ मोल 2 है, तो याद कीजिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए हम लोग पढ़े थे कि नंबर ऑफ मोल को मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, अवोगाड्रो नंबर से। तो 2 × n यानी ये वैल्यू हो गया 2 × 6.022 × 10⁻23, या इसी को हम लोग 1.2044 × 10⁻24 लिख सकते हैं। यानी ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो गया हाइड्रोजन का। इस जगह पर अगर निकालते हैं हम लोग तो इनका भी नंबर ऑफ मोल 2 है, तो इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 2 × अवोगाड्रोस नंबर आ गया। इसी को 2 × 6.022 × 10⁻23, यानी इसे भी लिख सकते हैं हम लोग 1.2044 × 10⁻24। तो इन दोनों जगह पर आप देखो क्या कि इनका अगर वॉल्यूम सेम है, हाइड्रोजन का और वाटर वेपर का अगर वॉल्यूम सेम है, तो इन दोनों जगह पर इनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ये भी सेम है। इसी अवोगाड्रोस के नाम पर अवोगाड्रोस कांस्टेंट यानी कि इस Na का वैल्यू दिया गया 6.022। यानी इन्होंने बताया कि 1 मोल का वॉल्यूम 6.022 × 10⁻23 होता है। तो ये कुछ से लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड थ्योरेटिकल पार्ट था। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, इसमें उलझना नहीं है, हाँ डेफिनेशन याद रखना है और एक एग्जाम्पल याद रखना है। और अब आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि इसको हम स्टार्टिंग में क्यों नहीं बताएं, क्योंकि स्टार्टिंग में आप इमेजिन करो ये सब बताना कितना डिफिकल्ट था कि इसका 22.4 लीटर होता है। तो जैसे अगर हम लिखते हैं 22.4 लीटर, बहुत सारा क्वेश्चन एराइज हो जाता है कि सर ये 22.4 लीटर क्या है, ये कैसे चलाया, समझ में नहीं आया, तो हम इसको उस वक्त में नहीं बताए। लेकिन अब चूंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि 1 मोल किसी गैसेस कंपोनेंट का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है, तो चूंकि यहाँ 2 मोल है इसलिए 2 × 22.4 लीटर लिखे हैं। तो इसलिए जरूरत के हिसाब से हम लोगों को आगे पीछे करना पड़ता है टॉपिक को। हाँ, टॉपिक बचा हुआ नहीं रहेगा। अब आप देखोगे तो सारा टॉपिक डिस्कस किए हैं, SI यूनिट, CGS यूनिट, ये बताना तो वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। इस चैप्टर में हम लोग 1.5 महीना लगा दिए। 18 PDF आपके पास में गया है, 18-19 हो गया इसमें अभी तक। तो आप इमेजिन करो कि कितना बड़ा ये चैप्टर है। पेज देखेंगे आप तो 17-18 ही NCERT में होगा, लेकिन इसको एक्सप्लेन करने में इतना। और फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं कि इसे 3-4 महीने तक पढ़ाया जा सकता है, लेकिन उससे फायदा क्या होगा? अगर एक ही चैप्टर में हम लोग उलझे हुए रह जाएंगे तो फिर बाकी का जो रेस्ट चैप्टर है उसके बारे में तो कुछ भी जानकारी नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमें थोड़ा सा अपना स्पीड भी बढ़ाना होता है। अब अगले क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, 2nd चैप्टर, और ये चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। और स्टार्टिंग का इसका भी पोर्शन आपका पढ़ा हुआ है एटॉमिक स्ट्रक्चर का। जैसे इसमें भी कैथोड रे, एनोड रे, इनके बारे में आएगा। तो इन सबको थोड़ा सा हम लोग फास्ट चलेंगे, यानी कि जो छोड़ेंगे नहीं, ले करके चलेंगे, लेकिन थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। और जो बिल्कुल नया नया आएगा, जैसे इस चैप्टर में भी न्यूमेरिकल वगैरह भी है, कोई कई नए हैं,
क्वांटम नंबर है यहाँ पर, फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी कई तरीके से है, अलग अलग तरीके से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है, वहाँ से हम लोग को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का न्यूमेरिकल बनाना है। तो कई बहुत सारे नए कंसेप्ट हैं और ये चैप्टर भी पढ़ा है। तो इसलिए अब बाकी का अगले क्लास के लिए प्रिपरेशन करके आप रखोगे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम का थोड़ा सा रीडिंग डाल करके ही रखिए, बुक जरूर पढ़ना चाहिए। और जब आप बुक पढ़ रहे हैं तो उस वक्त में पेंसिल हाथ में रखिए, जैसे ही आपको कुछ लगे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको अंडरलाइन कीजिए। और थोड़ा सा खोजी बनो। खोजी बनो कहने का मतलब ये कि खुद से ही उसको सॉल्यूशन ढूंढने का कोशिश कीजिए। हम टीचर को ट्रेनिंग में ये बताया गया है कि अगर सारा सॉल्यूशन आप खुद ही कर देंगे तो आपका स्टूडेंट अपाहिज बन जाएगा। और स्टूडेंट्स को एक्टिवेट कीजिए। हाँ, आप टीचर हैं तो जहां आपको लगे कि यहाँ ये लड़खड़ा सकता है उस जगह पर आप सपोर्ट दीजिए। यानी उससे ये लगे कि हाँ अगर हम अटक गए तो ये हमको हेल्प करेंगे, लेकिन सारी चीज़ का सॉल्यूशन भी। आप में से कई लोग क्या करता है ना, अभी भी कोई क्वेश्चन के सर इसको बैलेंस कर दीजिए। अरे बैलेंसिंग बताया हुआ तो बैलेंस क्या करते हैं, आप खुद से बनाओ इसको बैलेंसिंग का मेथड। और अभी तो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि जितना कुछ डिस्कस किया हुआ है वो आपके मोबाइल में है। फिर से उस वाले पार्ट को आप निकालिए और फिर से उसको आप पढ़िए, तभी तो फिर इम्प्रूवमेंट होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन बनाए तो सर 2 × 22 कितना होगा सर, इसको मल्टीप्लाई करके, वेस्टेज ऑफ टाइम। तुम क्या क्वेश्चन पूछोगे उससे हमको अंदाज लग जाएगा कि तुम्हारा रियली में प्रॉब्लम है या तो फिर तुम ये क्रिएट कर रहे हो प्रॉब्लम। तो इसलिए उस बात पर भी कोशिश कीजिए। खुद से जितना दिमाग लगाओगे उतना ही आपका दिमाग साफ होगा, उतना ही आप आगे की तरफ में ऑप्शन ढूंढ सकते हो। तो थोड़ा अपनी तरफ से भी कोशिश कीजिए। साइड बुक वगैरह में भी बहुत सारा सॉल्यूशन वगैरह दिया रहता है, तो वहाँ से भी खोजिए। हाँ, जहाँ अटकेंगे तो वहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाँ किस जगह पर है। तो बाकी हम लोग अगले चैप्टर में बात करेंगे अगले वीडियो में। आज यहीं तक, थैंक यू।